बाहर बहुत ज्यादा मौसम खराब था। बादल गरज रहे थे। जैसे ही बादल गरजते थे, शीशे की खिड़की से बादलों की चमक से इसका चेहरा नजर आता था। जब वो नकाबपोश कमरे में दाखिल हुआ, एक एक कदम चलता इसके करीब आ रहा था। बेसाख्ता ही इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। इसने अपना नकाब उतारकर इस लड़की को देखा। खिड़की के आगे पर्दे करने लगा था। कितना मैंने तुम्हें तलाश किया, आखिर आज तुम मुझे मिल ही गई हो। वो इसके करीब आता हुआ इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला और अगले ही लम्हे इसके चेहरे को देखने लगा था। इसके चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगा, गोया जैसे मुकाबिल की रूह में सुकून उतर रहा था। हुरिया नींद में कसमसा के दूसरी तरफ करवट ले गई थी, मगर अगले ही लम्हे वो इसके करीब होता, अपने लब इसकी गर्दन पे रखता हुआ इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करने लगा था। हुरिया को जब अपने वजूद पे एक अनजाना सा लम्स महसूस हुआ तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। इसने एकदम से आंखें खोली। इसे ऐसे लग रहा था जैसे इसके वजूद से जान निकली जा रही हो। कौन है, कौन है? वो डरते हुए इससे पूछने लगी, मगर कोई बोल नहीं रहा था। बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई थी। इसके सख्त लम्स को वो अपनी गर्दन पे महसूस कर रही थी। इसने बेडशीट को बहुत शिद्दत से अपने हाथों में दबोचा। आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं? वो रोते हुए बोली। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे थे, लेकिन न जाने वो कौन था। वो इसके लम्स को समझ भी नहीं पा रही थी। ये इसका कजन तो नहीं हो सकता था, ना ही कोई और इस घर में से इसके साथ ऐसा कर सकता था। लाख इख्तलाफात सही, लाख नफरत सही, तुम वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसकी चटाई वजूद को अपने नाजुक से वजूद से हटाने की कोशिश कर रही थी। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? वो रोते ससकते हुए बोली थी। इसके लब कपकपा रहे थे। मुकाबिल ने इसकी आवाज को कैद कर दिया। वो इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। मुसलसल इसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। इसकी सिसकियों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। अचानक सुबह सुबह रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। इसने अपनी आंखें खोली तो अचानक इसे अपने वजूद में दर्द की टीसें उड़ती हुई महसूस होने लगी थी। इसका सर भी बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। पूरा वजूद इसका बुखार में तप रहा था। अरे हुरिया, उठ जाओ, कब से दरवाजे पे दस्तक दे रही हो? बाहर से इसकी छोटी मम्मा की आवाज आ रही थी। इसने दरवाजे की तरफ देखा, मगर इसे उठना बहुत मुश्किल लग रहा था। अगले लम्हे जैसे ही रात का एक मंजर इसकी आंखों के सामने घूमा तो हुरिया को ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली हो। वो एकदम से उठ के बैठ गई थी। पूरे कमरे में देखने लगी। फिर इसने अपने हुलिये पर नजर डाली। पास पड़ी हुई जल्दी से अपनी शर्ट उठा के पहनी थी। आंखों में से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया? वो कौन था? वो इस खिड़की को देख रही थी। बाहर से मुसलसल इसकी छोटी मम्मा की आवाज आ रही थी। इसने दरवाजे की तरफ देखा। इसकी चची जान हमेशा ही ऐसे करती थी। सुबह सुबह आकर इसे उठने में जरा सी लेट हो जाती या इसकी तबीयत खराब होती तो वो दरवाजे पे दस्तक दे के इसे उठाने लग जाती थी। और आज तो इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो ज़हनी तौर पर भी अजियत में मुब्तला थी और जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज्यादा दर्द में मुब्तला थी। इसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। जब दरवाजे पे दस्तक होने लगी, अगले ही लम्हे दरवाजा खुला था। शायद इन्होंने दूसरी चाबी से खोला था और खूनख्वार निगाहों से इसे घूरने लगी। कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, उठ क्यों नहीं रही? वो गुस्से में गोया हुई थी। छोटी मम्मा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, वो कांपती हुई आवाज में बोली थी। इन्होंने घूर के खूनख्वार निगाहों से इसकी तरफ देखा था। क्या फजूल के ड्रामे लगा दिए? उठो, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किचन में ये कहते हुए वो किचन से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एहसन कमरे में दाखिल हुआ था। इसे देखने लगा। हुरिया, क्या हुआ है? बुखार हो गया है क्या? वो संजीदगी से इससे पूछने लगा था। इसने एहसन की तरफ देखा और कहने लगी, जी एहसन भाई, मुझे बुखार हो पड़ा है। देखे ना छोटी मम्मा, मुझे फिर भी काम कहती हैं। वो कांपती हुई आवाज में बोली थी, मगर जो अजियत और तकलीफ से वो गुजर रही थी वो किसी को बता नहीं सकती थी। मुसलसल इसके पूरे वजूद में दर्द की टीसें उठ रही थी। क्या हुआ है? तुम्हारी रंगत क्यों इतनी पीली पड़ी हुई है? सब कुछ ठीक तो है ना? वो आगे इसके पास बैठा तो इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा था। इसे डर लगने लगा था कि कहीं मुकाबिल को पता ही न चल जाए।
वो जानती थी अगर वो किसी को इस बारे में बताएगी तो इल्जाम इसके किरदार पे ही आएगा। कौन था इसे कुछ भी समझ नहीं आई थी। क्या वो एहसन था? नहीं, वो तो नहीं हो सकता था। वो तो कभी भी ऐसे नहीं कर सकता था। वो तो इसे अपनी छोटी बहनों की तरह समझता था। अच्छा ठीक है, तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो, लेट जाओ, मैं मुलाजमा को तुम्हारे लिए नाश्ता देकर भेजता हूँ, वो मेडिसिन दे के भेजता हूँ। ये कहते हुए एहसन कमरे से बाहर चला गया। वो अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बहुत बुरी तरह से रोने लग गई थी। इसके होंठ कपकपा रहे थे, आंखों में से आंसू बह रहे थे। अगले लम्हे लाइबा कमरे में दाखिल हुई थी और गुस्से में कहने लगी, मेरे शौहर पे डोरी डालना बंद कर दो। शक्ल से तो तुम इतनी मासूम लगती हो, क्यों हर वक्त एहसन तुम्हारे कमरे में घुसा हुआ होता है? क्यों इसे तुमसे इतनी हमदर्दी है जो अब जाके मुलाजमा से कह के तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता बनवा रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? लाइबा की बात सुन के वो बहुत ज्यादा घबरा गई। लाइबा आपी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो एहसन भाई को नहीं बोला था। हाँ, वैसे पता नहीं क्या कुछ इसके बारे में सोचती रही थी और शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। वो गुस्से में चिल्लाती हुई बोली तो वो अफसोस से सामने खड़ी हुई लड़की को देखने लगी थी। वो कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा इसके लिए नाश्ता लेकर आ गई थी। सकीना बुआ ने जैसे इसके चेहरे पर छाई हुई उदासी देखी और इसकी बदली हुई रंगत देखी तो वो फौरन समझ चुकी थी कि इसके साथ कुछ हुआ है। वो कहने लगी, क्या हुआ है? नरमी से इससे पूछा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ एहसन ने कुछ किया है? वो मोहब्बत से पूछने लगी तो वो फौरन से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर छाए हुए ये रंग, ये कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं। बताओ मुझे बेटा, क्या हुआ है? वो नरमी से इससे पूछने लगी थी। प्लीज आप चली जाएं, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। इनके जाने के बाद वो बामुश्किल उठी, जाके इसने दरवाजे को लॉक लगाया और आईने के सामने जाके खड़ी होती अपना दुपट्टा उतार के अपनी गर्दन पे बने हुए निशानात को देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने कांपते हुए हाथों के साथ इन निशानात को देखा था। ये कौन था? या अल्लाह, ये कौन इतना बड़ा दाग मेरे वजूद पे लगा के चला गया? वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे नीचे जमीन पर बैठ गई थी। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। यार चाचू, क्या है? जब से आए हैं सिगरेट पिए जा रहे हैं। रात आप कहाँ थे? एडम बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में से देखते हुए पूछ रहा था। एडम की बात सुन के इसने हंसते हुए कहा, मुझे वो मिल गई है। तो पता है कल रात मैंने इसके साथ गुजारी, बहुत हसीन रात थी। एडम ने हैरत से अरसम को देखा। अरसम चाचू, क्या हुआ है? कुछ बताएं तो सही, कौन थी बताएं। अच्छा, चची जान मिल गई है, वो हंसते हुए बोला था। हाँ, यही समझ लो। तुझे पता है मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यार एडम, कल जब वो मेरी बाहों के हसार में थी, तुम सोच भी नहीं सकते, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई हो। अच्छा, तो फिर ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं लेकर आए? इतनी आसानी से नहीं लेके आऊँगा, बहुत धूमधाम से इसे लेके आऊँगा। मतलब आपने बगैर निकाह के इसके साथ ताल्लुक बना लिया? चाचू, आपको शर्म आनी चाहिए, एडम ने गुस्से में कहा तो अरसल ने खूनख्वार निगाहों से इसकी तरफ देखा था। अच्छा ठीक है भाई, समझ गया, वो हंसते हुए बोला था। वैसे चाचू, आपको पता है अगर दादू को पता चल गया ना तो वो आपको बख्शेंगी नहीं। वो खाला को आपकी बीवी बनाना चाहती हैं। यार तुम्हें पता है तुम्हारी खाला उम्र में मुझसे अच्छी खासी बड़ी हैं, इनको तलाक हुई भी है, मैं कैसे इनके साथ शादी कर लूँ? वो इसकी तरफ देखते हुए बोला था। ये तो है, लेकिन ये बात आप दादू को नहीं समझा पाएंगे ना। वैसे मुझे तो हैरत होती है जब दादू के सामने आप निगाहें झुका जाते हैं। इतना बड़ा मुल्क का सियासतदान, वैसे इस लड़की ने आपको देखा नहीं। वो नफी में सर हिलाने लगा। इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली कि वो मुझे देख लेती, और ना ही वो कभी मुझे देख पाएगी, ना ही वो कभी मुझे पहचान पाएगी। वो हंसते हुए बोला था। क्यों? वो इतनी छोटी थी जब आपको इससे मोहब्बत हुई थी? इसको आपसे मोहब्बत हुई थी? वो हंसते हुए इससे पूछने लगा। हाँ समझ लो, बहुत छोटी थी, हमारा अपना ही खून है। ये कहते हुए वो सोफे की बैक से टेक लगाते अपनी आंखें बंद कर गया था। अच्छा, आपका अपना खून है? वो इस बात में सर हिलाने लगा। फिर मुझे भी मिलाए ना इससे, प्लीज चाचू जान। आपको पता है मुझे आपकी बीवी देखने का कितना ज्यादा शौक था। वो बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलाना। नहीं, जब धूमधाम से इस घर में लेकर आऊंगा तभी तुम इससे मिल सकोगे। वो हंसने लगा। ये तो फिर आपका ख्वाब है, जब तक दादू है ना आप इन्हें इस घर में नहीं लेकर आएंगे। वो हंस पड़ा था इसकी बात पे। रात का वक्त था। वो छत पे लेटी आसमान को देखे जा रही थी।
कल रात वाले मनाजिर बार बार इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आंखों से आंसू निकल के इसकी कनपटियों को भिगो रहे थे। या अल्लाह, वो कौन था? मैं एहसन भाई पे शक नहीं कर सकती, वो एहसन भाई नहीं हो सकते। अगर एहसन भाई नहीं थे तो इस हवेली में तो ऐसा कोई नहीं होता जो मेरी इज्जत पे वार कर सकता। मैं क्या करूं? वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। जब इसे पीछे से आवाज आई थी, इसने मुड़ के देखा तो सामने एहसन खड़ा हुआ था। एहसन की बेसाख्ता निगाहें छत पे पड़ी हुई चारपाई पर गई थी जिस पर हुरिया लेटी हुई थी। हुरिया बच्चे, आप इतनी रात को छत पर क्या कर रही हैं? एहसन ने नरमी से इसे पुकारा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। कुछ भी नहीं हुआ, तुम रो रही थी क्या? इसकी भीगी हुई आवाज देख के एहसन थोड़ा परेशान हो गया। हुरिया बच्चे, इधर आओ मेरे पास। वो मोबाइल को पॉकेट में डालता हुआ इसकी तरफ आया था। क्या हुआ बच्चे? वो मोहब्बत से इससे पूछ रहे थे। कुछ भी नहीं हुआ एहसन भाई, वो अपने आंसुओं को साफ करती हुई बोली। इधर आओ, बताओ मुझे। वो नरमी से इससे पूछ रहा था। आहिस्तगी से इसे अपने कंधे से लगा लिया और सहारा मिलते ही वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। इसे एक सहारा ही तो चाहिए था। वो फूट फूट के रो रही थी। हुरिया, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। वो नरमी से इसकी पुश्त को सहलाते हुए पूछ रहा था। एहसन, जिसने पीछे से लाइबा को भी छत पे आने का कहा था, लाइबा जैसे ही छत पे आई, इसे यूं एहसन के गले से लगा हुआ देख के इसकी पेशानी पे बल नमूदार हो गए। वाह भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइबा गुस्से में बोली तो इसकी बात सुन के वो फौरन से एहसन से अलग हुई थी। वो एहसन भाई, वो घबरा गई थी। कुछ भी नहीं लाइबा, वो रो रही थी, इस वजह से मैंने गले से लगा लिया। क्या हो गया है? लाइबा गुस्से में से देखने लगी। एहसन, ये आपको मुझसे छीनना चाहती है, लाइबा गुस्से में चलाते हुए बोली थी। एहसन कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? वो मेरी छोटी बहनों की तरह है, छोटी बहनों की तरह है। और आधी रात को फिर छोटी बहन के साथ छत पे क्या कर रहे थे? वो गुस्से में चलाते हुए बोली तो लाइबा की बात सुन के वो गुस्से में तमाचा लाइबा के मुंह पर रसीद कर चुका था। शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए, ऐसी घटिया सोच रखते हुए वो हैरत से इसे देखने लगी थी। इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स इस पर हाथ भी उठा सकता है। तुमने इस लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाया, ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती दूसरों के शौहर पर डोरे डालते हुए? अपनी तुम्हें पता है जिंदगी क्या है? हमारे टुकड़ों पर पल रही हो। वो गुस्से में चलाते हुए फिर भी बोली थी। एकदम से एहसन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा तो लाइबा सहम गई थी, मगर नफरत भरी निगाहों से सामने खड़ी हुई हुरिया को देखने लगी। हुरिया बच्चे, आप कमरे में जाओ, ये कहते हुए उसे जाने का इशारा किया। हुरिया, जो पहले बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जल्दी से भागने वाले अंदाज में नीचे कमरे में आ गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही दरवाजे के साथ टेक लगाती बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? काश कि मामा बाबा के साथ मैं भी मर जाती। सारी जिंदगी मैंने हमेशा तकलीफें ही बर्दाश्त की हैं। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। इसका जी चाह रहा था वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए। अभी तो इसके लिए यही मुसीबतें बहुत ही, ऊपर से बार बार इस शख्स का ख्याल आ रहा था जिसके बारे में वो जानती तक नहीं थी, और वो इसकी इज्जत के साथ खेल के इसे रौंद के चला गया था। इसने अलमारी खोली और इसके अंदर से तस्वीर वाला एल्बम निकाला। वो तस्वीरें देखने लगी थी, इन पे हाथ फेरने लगी थी। इसके पास अगर कोई आखिरी रास्ता था तो वो सिर्फ ये तस्वीर ही थी। इन्हें अपने सीने से लगा चुकी थी। आप ही वापस आ जाए मम्मा, बाबा भी नहीं है, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। एहसन सुल्तान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कब से बैठा हुआ था, शुक्र है तुम्हारी शक्ल देखनी नसीब हुई। सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को कहा, जो आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। क्या हो गया है? कोई लॉटरी लग गई है या इलेक्शन जीत गए हो? इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन लगता है जीत गए हो जो इतना खुश हो रहे हो? नहीं बाबा जान, इससे भी बड़ी खुशी है। क्या हुआ है? वो आकर इनके सामने बैठता टांग पे टांग रखते हुए कहने लगा। आप भी गेस करेंगे क्या हो सकता है? वो इंतहा का संजीदा मजाज जब अपने बाबा जान के साथ होता था तो ऐसे लगता था जैसे इससे ज्यादा मासूम बच्चा कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। बताओ तो सही क्या हुआ है? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबा जान वो मिल गई है। और वो ना समझी के आलम में इससे देखने लगे। कौन मिल गई है? मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। बाबा जान, हुरिया मिल गई है। और ये सुन के और मुकाबिल शख्स को लगा जैसे इनके ऊपर सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया हो। क्या मतलब? वो कहाँ है? वो संजीदगी से इसे देखते हुए बोले थे। जहाँ पे हमें लगता था वो नहीं होगी, वो वहां पर थी। बाबा जान, आपको पता है मैंने इसे अपने हाथों से छुआ है, वो मुस्कुराते हुए बता रहा था। तो बेटा तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए?
बाबा जान, आपको लगता है कि मैं इसे घर में लेके आऊँगा और मम्मा कोई हंगामा नहीं मचाएंगी? मैं नहीं चाहता कि कोई बहुत बड़ा हंगामा हो, इस वजह से अभी कुछ अरसे बाद आप मेरा रिश्ता इसके घर ले जाएंगे। वो अपने चाचू के घर ही है। ये सुन के वो हैरान हुए थे। क्या मतलब? मैंने पता करवाया था, वो वहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं थी। बाबा जान, वो वहाँ पे अपने चाचू के घर पे होती है, वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। लेकिन बाबा, मैं सोचता हूँ कि अब मैं इससे याद होऊंगा। वो कहने लगे, जाहिर है याद तो हो गई, इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, वो 10 साल की थी। लेकिन बाबा, फिर भी तुम इससे मोहब्बत करते हो? इन्होंने अरसम की आंखों में देखते हुए पूछा और अरसम के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। वाकई में बाबा जान, आपको लगता है कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं होगी? बाबा जान, मैंने इससे मुसलसल कितने सालों से मोहब्बत की है। 10 साल वो मुझसे छोटी है बाबा जान, लेकिन फिर भी इसमें मेरी जान बचती है। पूरे 10 साल बाद मैंने इसे देखा था बाबा जान। आप सोच भी नहीं सकते बाबा जान, मैं कितना खुश हूँ। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी और वो इसे देखने लगे। बाबा जान, वो बहुत हसीन और खूबसूरत थी बाबा जान, इसके बगैर अब नहीं रहने होता। बस जल्द से जल्द मामा को समझाएं कि मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता, इनकी भांजी के साथ। प्लीज बाबा, आपको पता है वो उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं। एक इनको डाइवोर्स हो गई है। डाइवोर्स का मुझे नहीं मसला था, लेकिन बाबा जान, जब मैं मोहब्बत किसी और से करता हूँ, मैंने बचपन से किसी और को टूट के चाहा था, फिर मैं कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूँ? वो नरमी से बोल रहा था। इसके बाबा कहने लगे, ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने कमरे में आ गया था, शॉवर लेने के लिए चला गया। वो न जाने कितनी देर तक शॉवर के नीचे खड़ा ऐसे सोचता रहा था। इसका मासूम सा चेहरा, इसका सिसकना, इसकी सिसकियां, वो सब कुछ इसके कानों में गूंज रहा था और इसका बस नहीं चल रहा था कि वो एक दफ़ा फिर से इसके पास चला जाए। और अब इसे सब्र करना मुश्किल लग रहा था। इसके बगैर रहना बेइंतहा मुश्किल हो गया। वो जल्दी से शॉवर लेकर हल्का सा ट्राउजर शर्ट डालता हुआ घर से बाहर निकला था। इस वक्त इसका इरादा फिर से इस हवेली में जाने का था। वो हवेली में दाखिल हुआ और यकीनन कोई इस मुल्क के मशहूर सियासतदान को ऐसे किसी घर में दाखिल होता हुआ चोरों की तरह देख लेता तो इसने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहना था। वो आहिस्तगी से हुरिया के कमरे की तरफ आया। कमरे का दरवाजा खोला तो वो आड़ी तिरछी सो रही थी। इसे देखते ही इस शख्स की धड़कनें मुंतशिर हो गई थी। वो कमरे की लाइट ऑफ करता हुआ बिल्कुल इसके करीब आ गया। वो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। आहिस्तगी से इसके ऊपर झुकते हुए इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। हुरिया, इसने इतनी मोहब्बत से इसका नाम पुकारा कि हुरिया डर गई थी। जैसे जानी पहचानी सी आवाज थी। एकदम से वो उठ गई, लेकिन कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। वो लैंप की तरफ हाथ बढ़ाने लगे जब वो हुरिया के दोनों हाथों को अपनी हाथ की गिरफ्त में ले गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे साथ क्यों कर रहे हो? वो रोते हुए बोली थी। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। क्यों मेरे वजूद को दागदार कर रहे हो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। खुदा के लिए ऐसा मत करो। वो रोते हुए बोल रही थी, इल्तिजाएं कर रही थी। बताओ ना तुम कौन हो? वो हिचकियों के साथ रोते हुए इससे पूछ रही थी और वो इसकी बस आवाज को सुने जा रहा था। इस तरीके से इसके ऊपर झुकता इसकी तमाम जुल्फों को कैद कर गया था और कुछ अजीब सा था। हुरिया को समझ नहीं आई थी ये कौन है, क्यों वो इससे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, वो क्यों चीख चिल्ला नहीं पा रही थी, इसके बारे में क्यों किसी और को नहीं बता रही थी। इससे कुछ भी समझ ना आया। सुबह हुरिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसकी हालत देख के इसकी चची जान कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ छोटी मम्मा, लेकिन इसके चेहरे की रंगत बिल्कुल जर्द पड़ी हुई थी। इसकी चची जान अजीब निगाहों से इसे देख रही थी। एहसन कहने लगा, क्या हो गया हुरिया, तुम्हें सब कुछ ठीक तो है ना? उठो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। एहसन की बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना। लाइबा खूनख्वार निगाहों से इसे देख रही थी। तुम बस मेरे शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे ड्रामे करती हो। ये कहते हुए लाइबा वहाँ से उठ के चली गई थी। हुरिया, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। इसकी आंखों के सामने बार बार इसी शख्स का चेहरा आ रहा था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। वक्त गुजरने लगा था। पिछले 2 दिन से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसका सर भी बहुत ज़्यादा चकरा रहा था। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही थी और जब जब इसकी हालत देखता था एहसन कहता था, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, मगर एहसन के साथ हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती थी। इसके साथ हॉस्पिटल जाने से भी इनकार कर देती थी। वक्त गुजरने लगा। आधी रात का वक्त था। वो कमरे से बाहर आई तो अचानक इसका सर चकराया हुआ था।
वो गिर के बेहोश हो गई। जब इसे होश आई तो सामने इसकी चची जान खड़ी हुई थी। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की जरूर कोई कारनामा सर अंजाम देगी। खालाजान देखे इसने क्या किया है। पहले तो मेरे शौहर पर डोरे डाल रही थी, जब वो हाथ नहीं आए तो न जाने किसके साथ अपना मुंह काला किया है, न जाने किसकी औलाद अपनी कोख में पाल रही है। इससे 1 मिनट से पहले पहले इस घर से निकाले, वो गुस्से में कह रही थी। छची जान कहने लगी, मैं भी अब इसे इस घर में नहीं रखना चाहती। उठो और निकलो, जिसके साथ मुंह काला किया है इसके पास जाओ। ये सुनकर तो इसको दिमाग घूम गया। छोटी मामा, ये आप क्या कह रही हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली थी। निकलो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए इसके बाजू से पकड़ के घसीटने वाले अंदाज में इसे घर से बाहर निकालने लगी। एहसन भाई कहाँ है? वो रोते हुए बोलने लगी थी। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाने की कोशिश की, वो इसे ला के बाहर फेंक चुकी थी। इसके बाद वो काफी देर तक दरवाजे पे दस्तक देती रही और बेहोश हो गई। जब इसे होश आई तो इसने खुद को एक नर्म मखमली बिस्तर पर पाया था। वो कहाँ पर थी इससे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, मगर इसकी आंखों में से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। मैं कहाँ पे हूँ? वो कमरे को चारों अतराफ देखने लगी, मगर सामने कोई भी नहीं था। अचानक इसकी नजर दीवार पे लगी हुई तस्वीर की तरफ गई। ये तो वही मुल्क का मशहूर सियासतदान था, इरसम सुल्तान। वो इसका नाम जेरे लब बुड़बुड़ाई थी। आज पहली दफा वो इसे करीब से देख रही थी। इसने कभी इस पे गौर ही नहीं किया था। आज वो इसके नाम पर गौर कर रही थी, इस पे गौर कर रही थी। कुछ माजी के लम्हात इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न जाने वो क्या सोच रही थी जब कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। इरसम कमरे में दाखिल हुआ था। इसके लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। एक एक कदम चलता इसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। कैसा महसूस कर रही हो? नरमी से इससे पूछा तो वो डर गई थी, पीछे हो गई थी। तुम वही हो ना, मुझे बर्बाद करने वाले तुम ही हो ना? वो रोते हुए इससे पूछने लगी। वो इसके करीब आ गया था, कहने लगा, तुम्हें पता है पागलों की तरह मैंने तुम्हें कितने साल तलाश किया, कितनी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कितना टूट के चाहता हूँ। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत से इसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने लगी। दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करें, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। इसकी बात सुन के वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, कितना तुम्हें टूट के चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया था? वो रोते हुए कहने लगी। क्या तुम मुझे भूल गई हो? क्या मैं तुम्हें वाकई में याद नहीं हूँ? वो संजीदगी से पूछ रहा था। इसकी बात सुन के वो हैरत से इसे देखने लगी। कौन हो तुम? इसके लब कपकपाने लगे थे। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। इसकी बात सुन के वो नरमी से मुस्कुरा दिया था। मेरी जान, इसे बर्बाद करना नहीं कहते। मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, बल्कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था। ये कहते हुए इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया। अगले लम्हे वो इसके लबों के ऊपर झुका तो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने लगी थी। तुम तो हमारा अपना खून। अब वो मुस्कुराते हुए इसे कह रहा था। नहीं, मैं आप लोगों की कुछ भी नहीं लगती, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। क्या मतलब? तुम जानती थी मुझे? आप जैसे मशहूर इंसान को कौन नहीं जानता? नहीं तो तुम अपने और मेरे ताल्लुक के बारे में जानती थी? वह संजीदगी से इससे पूछने लगा। इसकी बात सुन के वो जान की अनजान बनती हुई नफी में सर हिलाने लगी। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, वो संजीदगी से बोली। अच्छा, वाकई में आप मुझे नहीं जानती? ये कहते हुए इसकी ठोड़ी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया था। मेरी आंखों में देख के बोलो कि तुम मुझे नहीं जानती। वो हिचकियों के साथ रोने लगी थी, इससे खुद से दूर करने लगी। आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। बीवी को कौन बर्बाद करता है? वो नरमी से इससे पूछने लगा था। वो मजीद शिद्दत से रोने लगी थी। क्या वो सब कुछ भूल गई हैं? आपने मुझे देखा हुआ था, मैं आपको याद था, तो इसके बावजूद आपने क्यों नहीं मुझसे राब्ता किया? बताएं मुझे। आपको पता है मैं पागलों की तरह आपको ढूंढता रहा था, कितनी मोहब्बत करता हूँ आपसे। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ मोहब्बत से इसके साथ बातें करने लगा था और वो इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है आप पे, आप दूर रहें मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश मत करें, वो हिचकियों सिसकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। वो आहिस्तगी से इसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम मामा बनने वाली हो। वो फिर से इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर कर गई। तुमने तो हमेशा इस घर में तकलीफें बर्दाश्त की हैं। काश तुम पहले मुझसे राब्ता कर लेती, पहले मुझ तक पहुंची होती। तुम्हें पता है मुझे तो कई साल लग गए हैं।
आप तक पहुंचने के लिए इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। अरसम सुल्तान तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुम्हें बहुत टूट के चाहता है, तुम मेरी बचपन की मनकूहा हो। ये कहते हुए इसे अपने सीने से लगाता हुआ धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाने लगा। वो बहुत शिद्दत से रो पड़ी थी, हिचकियों और सिसकियों के साथ रोने लगी। आंखों में से बस धड़ाधड़ आंसू बहे जा रहे थे। अचानक इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोचते हुए बहुत शिद्दत से रोने लगी। मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन आपसे मुझे डर लगता था। मुझे लगता था जब मुझे अपने सगे चचा ने कबूल नहीं किया तो मामू मुझे क्यों कबूल करते, मामू की फैमिली वाले मुझे क्यों कबूल करते, आप मुझे क्यों कबूल करते। मुझे लगता था कि आपकी नज़र में वो बचपन का निकाह जो आपके बाबा ने ज़बरदस्ती करवाया था, शायद वो बेमायनी होगा। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। क्यों बेमायनी होना था निकाह? निकाह कभी बेमायनी नहीं होता। निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता है और मैं तब से तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बहुत टूट के चाहता हूँ। तुम कैसे कह सकती हो कि वो बेमायनी रिश्ता था? फिर आप मुझे अपने घर ले जाए ना, सबके सामने मुझे कबूल करें। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, देखो रोना बंद करो ना प्लीज़, रोना बंद करो। इसके आंसू साफ करते हुए बोला था। इस लम्हे अरसम को बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर आया तो सामने लाउंज में एडम बैठा हुआ था। चाचू घर में कोई और भी है क्या? एडम की बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो कहने लगा, हाँ हाँ, जैसे मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ ना, चची को लेकर आ गए हैं चची जान, वो मुस्कुराते हुए बोला था। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? नहीं यार चाचू जान, मुझे ऐसे फील हुआ है कि शायद आप चची जान को लेके आए हैं। भाई मुझे भी मिलवाए ना, वो बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में बोला था। नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ चाचू जान, प्लीज़ प्लीज़ मिलवा देना प्लीज़, वो मासूमियत से कह रहा था और वो अपने भतीजे को देखने लगा। चलो ठीक है, चलो। वो इसे लेकर अंदर आ गया। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला तो हुरिया सामने खड़े हुए एडम को देख के थोड़ा घबरा गई थी कि वो किसी और को लेकर क्यों आ गया। ये मेरा भतीजा है, वो नरमी से इसे बताने लगा था। हाय, आप हैं चची जान? आपको नहीं पता चाचू आपके पीछे कितने पागल हैं, कितने सालों से आपको तलाश कर रहे हैं, और जब पहली दफ़ा आप इन्हें मिली थी, इनकी तो खुशी देखने वाली थी। इरसम की आंखें निकालने के बावजूद भी एडम की मुसलसल जुबान चल रही थी। इसकी बात सुन के हुरिया का चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया था। आपको पता है चाचू जान आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको कितना टूट के चाहते हैं। हाय मैं तो बेताब हूँ कब आपको हम अपने घर ले जाएं, वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। चलो ठीक है, अब जाओ। इसने एडम को जाने का इशारा किया। जेलसी हो रही है क्या? मैं आपकी बीवी से बात क्यों कर रहा हूँ? देख रही हैं आप चची जान, जेलस होते हैं आपके शौहर, वो हंसते हुए बता रहा था। इसके जाने के बाद इसके सामने बैठ गया और कहने लगा, ये भाई का बेटा है। हाँ वो भी ऐसे ही थे, वो मुस्कुराते हुए बोलने लगी तो वह इस बात में सर हिला गया। आप मुझे कब अपने घर ले जाएंगे? मैं वापस छोटी मम्मा के पास नहीं जाना चाहती, वो लोग बहुत बुरे हैं, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। बस एहसन भाई अच्छे हैं, इनके अलावा वहाँ सब बहुत बुरे हैं, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। इसकी बात सुन के इससे अपने करीब कर गया, अपने सीने से लगा गया था। वक्त गुजरने लगा था, वो इसे फ्लैट में लेकर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। वो बार बार कहती थी, मामू जान कब आएंगे? अरसम कहने लगा, आ जाएंगे। इसकी बात सुन के वो मुस्कुराने लगी। सच में वो आ जाएंगे? इसने इस बात में सर हिला दिया था। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, इससे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। रात का वक्त था जब वो बाहर आई तो सामने लाउंज में सुल्तान साहब बैठे हुए थे। इन्हें देखते इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी और आंखों में नमी तैरने लगी थी। मामू जान, वो कांपती हुई आवाज में इनको पुकारने लगी और वो कितने अरसे के बाद अपनी भांजी को देख रहे थे। एक एक कदम चलते इसके पास आए थे, एकदम से इसे अपने सीने से लगा गया। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। कहाँ कहाँ? नहीं मैंने तुम्हें तलाश नहीं किया, तुम्हें पता भी है, वो इसे नरमी से कह रहे थे। वो इनके सीने से लगी हिचकियों के साथ रोए जा रही थी। मामू जान आपके मुझे छोड़ के चले गए थे, वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। चलो ठीक है मेरा बच्चा, रोना बंद करो। इन्होंने मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसा दिया था। वो एक दफ़ा फिर से इनके सीने से लगी बहुत बुरी तरह से रोने लगी। आप लोग अब मुझे कभी खुद से दूर मत कीजिएगा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। क्या मतलब है मम्मा, वो ऐसे खुद से कहीं जा सकती है? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। एहसन गुस्से में चलाते हुए बोला। लाइबा तुमने इसे क्या कहा है बताओ मुझे, वो लाइबा से पूछ रहा था। मम्मा मेरी वो बिल्कुल छोटी बहनों की तरह थी, कम से कम आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए था।
बाबा को तो वैसे इसकी होश नहीं होती, जैसे बाबा को इससे लेना देना ही नहीं। मामा, मैं बिल्कुल इसे अपनी बेटियों की तरह समझता था, छोटी थी वो मुझसे। क्यों आप लोगों ने इससे कहाँ की है? वो चिल्लाते हुए पूछ रहा था। देखो एहसन, वो हमारे घर में रहने के काबिल नहीं थी, इस वजह से मैंने निकाल दिया। ये सुन के तो इसका मजीद दिमाग हो गया। मामा, मैं इसे कहाँ तलाश करूंगा? सब लोग अनेक्सी में बैठे हुए रात का डिनर कर रहे थे जब इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिए अरसम सुल्तान घर में दाखिल हुआ था। बेसाख्ता तो इसकी मम्मा की निगाहें अरसम की तरफ गईं। इसके साथ मौजूद लड़की को देख के इनकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। एकदम से वो एक एक कदम चलती इनके सामने आकर खड़ी हो गई। अरसम, बेटा ये कौन है? वो बहुत ही नरमी से पूछ रही थी, लेकिन पहचानने में इन्हें देर तो नहीं लगी थी। वही सुर्खो सफेद खूबसूरत नैन नक्श, वो बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे वो बचपन में थी। वो हैरत से इसे देख रही थी। अगले लम्हे वो दोबारा से अरसम से पूछने लगी, अरसम बेटा ये कौन है? मामा, ये मेरी बीवी है, ये हुरिया है। वो हैरत से इसे देख रही थी। वो इस बात में सर हिलाने लगा। जी मम्मा, ये हुरिया है। ऐसे लग रहा था कि अभी इसकी मम्मा हंगामा मचा देंगी, पूरे घर को सर पर उठा लेंगी। एकदम से इसे अपने सीने से लगा लिया और हैरत से इसे देखने लगी। सच में ये हुरिया है ना? वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। जी मम्मा, ये कहाँ थी? वो नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए अरसम से पूछ रही थी। देखो माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। अरसम, ये कहाँ थी? वो दोबारा से पूछने लगी। अपने चचा के पास थी। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो पता करवाया था इसके बारे में, कुछ भी पता नहीं चला। नहीं मामा, इनके पास थी। और मामा, मुझे कुछ और भी साथ बताना है। इनका इतना नरम रवैया देख के वो फौरन से सब कुछ बता दे। वो कहने लगी, हाँ बेटा बोलो। मामा, बचपन में बाबा ने मेरा इसके साथ निकाह करवाया था। और ये सुन के वो कभी हैरत से हुरिया को देखती तो कभी अरसम को देखती। वो कहने लगी, तो तुम अपनी बीवी से गाफिल कैसे हुए? वो गुस्से में अरसम को देख रही थी। मामा, मैंने इसकी तलाश की थी लेकिन मुझे नहीं मिली। पागल हो गया। पता नहीं इस बच्ची ने कैसा मुश्किल वक्त गुजारा होगा। पहले भी इसके चचा की फैमिली वालों को ये अच्छी नहीं लगती थी। वो संजीदगी से इनको देखते हुए बोली थी। वो मुलाजमा को कहने लगी, इसके लिए रूम सेट करवा दो और ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि तुम्हारे साथ रहेगी। मैं रुखसत करके इसे तुम्हें दे दूंगी, हम धूमधाम से शादी करेंगे। मम्मा, आपको गुस्सा नहीं आया? आप तो अपनी भांजी के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी। ये सुन के वो कहने लगी, हाँ करवाना चाहती थी, लेकिन अगर मुझे ये अंदाजा होता कि तुम्हारा पहले से निकाह हुआ है, कोई औरत मौजूद है, तो मैं कभी ये ना कहती। तुमने क्या मुझे इतना बुरा समझ रखा है? और तुम लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। वो गुस्से में से देखते हुए बोली। कमरे में छोड़ के आया और साथ ही वो अपनी मम्मा को हुरिया के बारे में सब कुछ बता चुका था। वो किस कंडीशन से गुजर रही है और आज इसे पहली दफा एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला था कि इसकी माँ शायद इसे कबूल नहीं करेंगी, मगर इन्होंने तो इतनी आसानी से कबूल कर लिया था। हुरिया के कहने पे वो एहसन को बता चुका था कि हुरिया इन तक पहुंच गई है और एहसन इससे मिलने भी आया था और कहने लगा इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और वो लम्हा भी आ गया जब हुरिया दुल्हन बनी इसके कमरे में बैठी हुई थी। इसके लबों पे एक धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। जब इसके पास आया, इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। मोहब्बत से इसे कहने लगा, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो क्या? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे नहीं मोहब्बत, मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो मुंह फुलाते हुए बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, क्यों भाई, आप हमसे नाराज़ क्यों हो? क्योंकि आप बहुत देर से आए हो। ये कहते हुए वो इसके सीने पे अपना सर टिका गई। वो मुस्कुराते हुए इसके गिर्द अपने बाजों का हसार कायम कर गया। इसने हर जुल्म, हर तकलीफ सब्र से बर्दाश्त की थी और आज इसे इसके सब्र का इनाम मिल गया।